नमस्कार, आप देख रहे हैं अपन उत्तराखंड और मैं हूं आप सभी के साथ आरती। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। विभिन्न दलों के नेता अपनी पार्टी का साथ छोड़ भाजपा की सदस्यता ले रहे हैं। भाजपा नेताओं का दावा है कि अभी तक करीब 15,000 लोग भाजपा का दामन थाम चुके हैं, जो अब पार्टी के लिए चिंता का विषय बनता नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अब भाजपा में लगातार बढ़ रहे कुनबे को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से पार्टी में एंट्री के लिए मानक तय करने का सुझाव दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भाजपा का परिवार लगातार बढ़ रहा है और अब ज्यादा लोग हो गए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा में अब तक कांग्रेस समेत दूसरी पार्टियों के 15,000 लोग शामिल हो चुके हैं, जिसको देखते हुए महेंद्र भट्ट को मानक तय करने और पार्टी में आ रहे लोगों की स्क्रीनिंग का सुझाव दिया गया है। ज़्यादा लोग आ गए हैं। 15,000 के लगभग लोगों ने अभी तक विभिन्न दलों के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली है। लेकिन मैंने अपने प्रदेश अध्यक्ष जी से अनुरोध किया है कि अब आगे जो भी ज्वाइनिंग करें, अनुरोध किया है मैंने अध्यक्ष जी से कि कोई एक थोड़ा स्क्रीनिंग कर लें, कोई क्राइटेरिया बना लें। उसके बाद आज से चैत्र की नवरात्रि शुरू हो चुके हैं। लालू कुआं में मंदिरों में श्रद्धालुओं की खासी भीड़ देखी जा रही है। लालू कुआं से सटे बेरी पड़ाव के अष्टदशभुज महालक्ष्मी मंदिर एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां माता के सभी 9 रूप विराजमान हैं। ऐसे में दूर दूर से श्रद्धालु यहां आकर मां दुर्गा की आराधना करते हुए आशीर्वाद ले रहे हैं। महामंडलेश्वर सोमेश्वर यति जी महाराज ने बताया कि इस समय वसंत नवरात्रि है, क्योंकि वसंत का महीना शुरू हो रहा है। साथ ही नव संवत्सर की शुरुआत हो चुकी है। इस नवरात्रि में मां दुर्गा की पूजा अर्चना विशेष फलदायी होती है। वहीं शहर के तमाम मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। यह हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व है और आज से हम सभी लोगों का नव संवत्सर शुरू होता है। आज के दिन से ही नव वर्ष का आरंभ होता है। पिंगल नाम संवत्सर से यह शुरू हुआ है और नवरात्रि के इस पावन अवसर पर बसंत ऋतु का आगमन होता है, इसीलिए इसे बासंती नवरात्रि कहते हैं। इस बासंती नवरात्रि में माँ भगवती की आराधना का संपूर्ण फल प्राप्त होता है और इसी बासंती नवरात्रि में भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। इसे रामनवमी के रूप में हम लोग मनाएंगे आगे चल के। और यह वर्ष नए संवत्सर सुख समृद्धि प्रदान करेगा और माँ भगवती की आराधना से सभी प्रकार की जो हमारे फल हैं वह प्राप्त होते हैं, क्योंकि भगवती सभी की मनोकामना पूर्ण करती है। और दुर्गा सप्तशती कवच कीला गर्गला और चतुर्थ अध्याय का पार करने से मनुष्य को सुख समृद्धि प्राप्त होती है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को माँ भगवती की आराधना इन 9 दिनों पर करना चाहिए और भगवान श्री राम का प्राकट दिवस मनाना है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होना है, जिसको लेकर सभी राजनीतिक दल प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। इसी के साथ ही अब स्टार प्रचारकों के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। इसी क्रम में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी 13 अप्रैल को उत्तराखंड के दौरे पर पहुंच रही हैं, जहां पर वह पौड़ी और हरिद्वार लोकसभा में जनसभा को संबोधित करेंगी। प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मुथुरादत्त जोशी ने जानकारी देते हुए बताया कि 13 अप्रैल को कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी उत्तराखंड के दौरे पर आ रही हैं। इसी के साथ ही राहुल गांधी का कार्यक्रम होल्ड पर है। आज या कल में राहुल गांधी का कार्यक्रम फाइनल हो जाएगा। उसके बाद राहुल गांधी का उत्तराखंड में दौरा होगा। मुथुरादत्त जोशी ने कहा कि इसी के साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे का भी एक दौरा यहां पर होगा। उपाध्यक्ष जी अब लगातार स्टार प्रचारक भाजपा की तरफ से आए जा रहे हैं, इस बार कांग्रेस की तरफ से क्या तैयारी है? इस बार कौन से स्टार प्रचारक आने वाले समय उत्तराखंड में आने वाले हैं? देखिए, 13 तारीख को कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी का कार्यक्रम है। हरिद्वार संसदीय क्षेत्र और पौड़ी संसदीय क्षेत्र में उनका कार्यक्रम होगा। 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगी
और राहुल जी का कार्यक्रम अभी होल्ड में है। आज रात या कल तक तय हो जाए कि वो कब यहाँ पर आ रहे हैं। उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे जी का कार्यक्रम यहाँ पर लग रहा है, संभवतः या अल्मोड़ा में वो कार्यक्रम होगा, वो भी आज में तय हो जाएगा। और अब इसके बाद आप देखिएगा कि 2-3 दिन के अंदर कांग्रेस के तमाम राष्ट्रीय नेता यहाँ पर आएंगे और चुनाव प्रचार। आगामी लोकसभा चुनाव को संपन्न होने में 11 दिनों का समय रह गया है, जिसके बाद बीच मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी से भारी संख्या में नेताओं का भाजपा में शामिल होने से कांग्रेस पार्टी का कहना है कि सभी दागी नेताओं ने अपने दाग धुलाने के लिए भाजपा का सहारा लिया है। वहीं इस बात पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि आज कांग्रेस को अपना कार्यकर्ता दागी नजर आ रहा है, जबकि सभी कार्यकर्ता जनता के दबाव में भाजपा में आ रहे हैं और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा और कांग्रेस के सभी लोगों में नैतिक बल नहीं है कि वो प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री धामी के खिलाफ बोल सके। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस से पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रसाद नैथानी ने पलटवार करते हुए कहा कि यह दबाव जनता का नहीं बल्कि भाजपा सरकार का दबाव है। आज कांग्रेस को अपना कार्यकर्ता दागी नजर आ रहा है, लेकिन जब तक कांग्रेस में तब की पृष्ठभूमि दूसरे प्रकार की उन्होंने बताई होगी। मैं आज कह सकता हूँ मोदी जी के विकास कार्यों से, मुस्तफा धामी के विकास कार्यों से अनेकों जनप्रतिनिधि जन दबाव में भी हमारे साथ आ रहे हैं। उन्होंने भी जनता के बीच में जाना है, उनके अंदर नैतिक बल नहीं है। करण मेहरा जी सहित जितने कांग्रेस के लोग हैं कि मोदी जी के मुस्तफा धामी के खिलाफ कुछ बोल सके, जनता का प्रेशर है, इसलिए लोग आ रहे हैं और हम सबका स्वागत कर रहे हैं। भाजपा में डराने का काम कर रहे हैं। ये दबाव जनता का नहीं था, भारतीय जनता पार्टी का दबाव है, इनकी सरकार का दबाव है। और जो लोग छोड़ के जा रहे हैं वो उनकी आत्मा जाने, वो जाने, हम उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस में जो लोग हैं वो निहायत ईमानदारी के साथ हैं, मजबूती के साथ हैं। और कांग्रेस के जितने भी लोग पूरे भारत में हैं वो इस हिंदुस्तान की रक्षा के लिए खड़े हैं। अपनी रक्षा का सवाल नहीं है। जो लोग गए हैं वो अपनी रक्षा के लिए गए हैं, हमारी रक्षा के लिए नहीं गए हैं, वो अपनी रक्षा के लिए गए हैं। जो लोग गए हैं वो अपना सेफ साइड ढूंढ रहे हैं, हमारा ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान का प्रत्येक कांग्रेस का जन, कांग्रेस कार्यकर्ता वो आज हिंदुस्तान को बचाने की लड़ाई में पूर्ण रूप से सक्षम है। और वहीं सुशील तिवारी अस्पताल के कुछ कर्मचारियों पर लाखों के गबन का आरोप लगा था। आरोपों के मुताबिक खून, एक्स-रे, एमआरआई समेत अन्य जांचों के नाम पर मरीजों से फीस तो ली गई, लेकिन इसे मेडिकल कॉलेज के खाते में जमा नहीं करवाया गया। जांच में एक महिला कर्मी के घर कई रसीद बुकें बरामद हुई थी और 2 किश्तों में 7,70,000 रुपए भी रिकवर हुए थे। उधर 2 अन्य महिला कर्मचारियों की गंभीर लापरवाही को देखते हुए कॉलेज प्रशासन ने उनकी सेवाएं समाप्त करने को लेकर निदेशालय को पत्र भेज दिया है। हमारे सामने गड़बड़ी सामने आई थी कि एक महिला कार्मिक द्वारा अस्पताल में ओपीडी की रसीदें काटी जा रही हैं और रसीदें भी और उसके सापेक्ष धनराशि भी जमा नहीं की जा रही है। तो हमने जब जांच की तो हमने पिछले लगभग 1 वर्ष की 1,75,000 रसीदों की पूरी जांच पूरी कर ली है। और उसमें जो सामने आया कि 946 ऐसी रसीदें थी जो संबंधित कार्मिक द्वारा काटी गई लेकिन अस्पताल में जमा नहीं की गई। उसके सापेक्ष कुल धनराशि 7,57,867 रुपये बनती है जो संबंधित कार्मिक द्वारा जमा की जानी थी। हालांकि बाद में जब मामला संज्ञान में आया तो कार्मिक के द्वारा 2 किश्तों में 7,77,000 रुपये जमा करा दिए गए थे। इसके अतिरिक्त 34 रसीदें अभी भी ऐसी हैं जो संबंधित कार्मिक द्वारा काटी गई थी या बरामद नहीं हो पाई हैं, अभी हमारे संज्ञान में नहीं है, लेकिन वो हमारे इसमें जमा नहीं हो पाई हैं। इसके अतिरिक्त इस पूरे प्रकरण में एक मेजर जो लापरवाही सामने आई है वो जो पंजीकरण विभाग की प्रभारी थी, उनके द्वारा सामान्य रूप से चेक नहीं किया जाता कि प्रतिदिन हम जो जितनी रसीदें दे रहे हैं वो वापस आ रही हैं। तो यह मामला पिछले लगभग 1 वर्ष से चल रहा है। तो ये पंजीकरण प्रभारी थी, उनके स्तर से भी घोर लापरवाही आई है। सर क्या इनमें आगे क्या कदम उठाया जाएगा इसके बाद? देखिए, जो संबंधित महिला कार्मिक थी वो तो सरकारी धन के गबन और लापरवाही की दोषी साबित हुई हैं। तो उस पर क्योंकि वो आउटसोर्स के माध्यम से तैनात है तो जो भी उन पर कार्रवाई होनी है वो होगी। उसके अलावा 2 जो हमारी पंजीकरण प्रभारी और उनकी सहयोगी थी वो हमारे रेगुलर कार्मिक हैं, तो उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। उसके लिए हम पत्र निदेशालय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आईपीएल में 11 अप्रैल को होने वाली जनसभा को लेकर तैयारियां जोरों पर है। सुरक्षा व्यवस्था के भी तमाम इंतजाम किए गए हैं। बता दें कि एसपीजी ने कार्यक्रम स्थल पर मोर्चा संभाल लिया है और पुलिस भी अभी से चप्पे चप्पे पर तैनात हो गई है।
एसएसपी अजय सिंह ने आज कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया है। इस दौरान एसएसपी ने अधीनस्थ अधिकारियों से सुरक्षा व्यवस्था के बारे में गहन विचार विमर्श के बाद अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए हैं। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने वाली हजारों लोगों की भीड़ को किस प्रकार मैनेज किया जाएगा, इसकी भी तैयारियां पुलिस ने की हैं। पूरा कार्यक्रम स्थल सीसीटीवी कैमरों से लैस रहेगा। प्रत्येक वीआईपी और आम लोगों को मेटल डिटेक्टर से होकर कार्यक्रम स्थल पर भेजा जाएगा। वहीं कार्यक्रम स्थल से 300 मीटर की परिधि में पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों की बैरिकेडिंग रहेगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उतरने वाले हेलीकॉप्टर के हेलीपैड पर भी पुलिस और एसपीजी की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई है। कार्यक्रम स्थल के पास 5 बड़ी पार्किंग बनाई गई है, जिसमें एक पार्किंग वीआईपी के लिए रहेगी। मंत्री जी का यहाँ पर रैली प्रस्तावित है जो आईडीपीएल ऋषिकेश में है, और इसमें जो फोर्स जो हमारा जो नॉर्म्स रहते हैं उसके हिसाब से पूरी सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। खासकर जो हेलीपैड आपने देखा कि हेलीपैड की जो आउटर कॉर्डन है काफ़ी खुला हुआ है, तो सारी व्यवस्था की जा रही है। 0 जोन बनाया गया कि पीछे से वहाँ से कोई वाहन नहीं चलेगा जब आने का यहाँ पर वीआईपी का टाइम होगा। साथ ही साथ इसमें जो जनरल पब्लिक के बैठने का और वीआईपी की एंट्री के अलग अलग पॉइंट्स बनाए गए हैं। 5 पार्किंग बनाई गई, जिसमें एक वीआईपी पार्किंग और 4 जो अन्य बसें और गाड़ियाँ आएंगी, लोग आएंगे उसमें पार्किंग बनाई गई है। साथ ही साथ इसमें डीएफएमडी के द्वारा चेकिंग के बाद ही उपरांत ही कोई प्रवेश यहाँ पर अंदर हो पाएगा, जिसके लिए हमारे 35 के करीब हम डीएफएमडी लगा रहे हैं, जिससे आम जनता का प्रवेश होगा। वीआईपी के लिए भी हम डीएफएमडी लगा रहे हैं। सभी को चेकिंग फिक्सिंग के बाद ही यहाँ पर प्रवेश दिया जाएगा। तो जो भी सुरक्षा के मानक है उसको विजिट करके उसको पूर्ण कराया जाएगा। लगभग कितने लोगों की पहुँचने की उम्मीद है, कितनी व्यवस्था होगी लगभग? अब देखिए, ये तो आयोजक जो है प्रोग्राम का, इस संबंध में मैं तो नहीं बता पाऊंगा इसमें कि कितने लोग प्रस्तावित है, लेकिन जो मैं सीटिंग कैपेसिटी देख पा रहा हूँ और जो ग्राउंड देख पा रहा हूँ, तो 40 से 50 हज़ार की कैपेसिटी यहाँ पर लगती है कि यहाँ पर लोग आराम से आ सकते हैं। सर, किस प्रकार का प्रतिबंध रहेगा आसपास के इलाके में? कोई प्रतिबंध सिर्फ वीआईपी जब लैंडिंग होती है या कोई मूवमेंट होता है उसके 15-20 मिनट पहले ही प्रतिबंध होगा। बाकी आम जन को जो भी रूट है शहर में हो, सभी चीज़ नॉर्मल चलता रहेगा। और परिस्थिति के अनुसार अगर कोई आकस्मिक रूट का इस्तेमाल होता है तो उसके हिसाब से वो प्लान चेंज करेगा। तो जो वीवीआईपी है उनके लिए कोई रूट प्लान स्पेशल तो कुछ नहीं होगा इसमें? कोई ऐसा स्पेसिफिक रूट प्लान नहीं, जो हमारा 1-2 रास्ता होता है वो हमेशा उसी को प्रयोग कर रहे हैं। बाकी क्योंकि यहाँ लैंडिंग यहीं पर होगी तो उससे बहुत ज़्यादा लंबा रूट नहीं है, लेकिन किसी आकस्मिक परिस्थितियों में मौसम के अगर कोई ऐसी विशेष परिस्थिति आती है उसके हिसाब से भी प्लान। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए 19 अप्रैल को मतदान हो रहा है। चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस का कोई बड़ा चेहरा चुनाव प्रचार के लिए नहीं पहुंचा। इसको लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर कटाक्ष किया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष केदार जोशी ने कहा कि कांग्रेस में कोई नीति नहीं है, कांग्रेस के लोग मायूस हैं, उनके पास कहने और बोलने के लिए कोई साधन नहीं है। ऐसे में कांग्रेस का कोई बड़ा चेहरा उत्तराखंड नहीं आना चाहता है। आपको बता दें कि बीजेपी के स्टार प्रचारकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहां पर जनसभाएं कर चुके हैं और कई केंद्रीय नेता उत्तराखंड आने वाले हैं। वहीं कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि कांग्रेस के केंद्रीय नेताओं का उत्तराखंड दौरा शुरू हो रहा है। प्रियंका गांधी 13 अप्रैल को उत्तराखंड आ रही हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ ही राहुल गांधी के दौरे के कार्यक्रम भी फिक्स किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 24/7 365 दिन काम करने वाला दल है और हमेशा हम चुनाव की तैयारी में रहते हैं और किसी भी चुनाव को हमारी पार्टी ने, आप कभी का भी वो ले लीजिए, इसको हल्के में नहीं लिया है। हमारी पार्टी का चुनाव लड़ने का जो सिस्टम है, जो तरीका है, जैसे का तैसा है। हमारे सारे स्टार प्रचारक राजनाथ सिंह जी, योगी जी और बड़े बड़े लोग यहाँ पर आने वाले हैं। सबकी तिथियाँ लगभग तय हो चुकी हैं। माननीय मोदी जी के दूसरा कार्यक्रम होने जा रहा है, अमित शाह जी का कार्यक्रम होगा। कांग्रेस के पास कार्यक्रम भी नहीं रहे और उनके नेताओं में भी कोई उत्साह नहीं रहा। उनका नेतृत्व ही उत्साहविहीन हो गया है। कांग्रेस आज नेतृत्व विहीन है। जिस तरह से कांग्रेस के नेता के रूप में खड़गे जी हैं, उनको दूसरों की भाषा बोलनी पड़ रही है। और जहाँ तक राहुल गांधी का विषय है, वो तो खुद ही भ्रमित हैं। उसके कारण ही सभी कार्यकर्ता उनकी भाषा बोलने के चक्कर में हरीश रावत जी जैसे लोग अपने बेटे को पप्पू कह रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उनकी क्या दशा होगी। किसी तरह का उत्साह उनके कार्यकर्ता में, खुद हरीश रावत जी ने कहा हमारा कार्यकर्ता निरुत्साहित है, मान गए, वो हार मान चुके हैं, इसलिए कार्यक्रमों पर भी उनका कोई शायद जोर या कोई व्यवस्था नहीं होगी।
निश्चित रूप से दौरा है। हमारे कल सुप्रिया जी का यहाँ दौरा था, उसके बाद 13 तारीख को प्रियंका जी का दौरा है हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल संसदीय क्षेत्र में, और मल्लिकार्जुन खड़गे जी का अल्मोड़े में दौरा लगेगा, और राहुल जी का अभी होल्ड में है। आज या कल में राहुल जी का कार्यक्रम तय हो जाएगा, तो उसके बाद आपको बताएंगे। कांग्रेस कह रही है, कहते हैं उनके राष्ट्रीय नेतृत्व। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहे अपने उत्तराखंड। ब्रेक के बाद अपने उत्तराखंड में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य ने कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस ने 1952 के प्रथम चुनाव और 1954 के उपचुनाव में बाबा साहेब अंबेडकर को हराने का पाप किया है और कांग्रेस की सरकार में अंबेडकर जी को भारत रत्न का सम्मान नहीं मिल सका था। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरादास जोशी ने पलटवार करते हुए कहा कि ये बात बिल्कुल निराधार है और सबसे पहले बीजेपी से ये पूछना चाहिए कि उसने उत्तराखंड में दलितों के लिए क्या किया है। कांग्रेस नारे लगाती थी, उन्हीं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को 1952 के प्रथम चुनाव में और 1954 के भंडारे के उपचुनाव में हराने का पाप कांग्रेस ने किया था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मरने के 43 साल बाद बीपी सिंह की सरकार में भारत रत्न का सम्मान मिला, लेकिन कांग्रेस की सत्ता रहते हुए अंबेडकर जी को भारत रत्न का सम्मान नहीं मिला। लोकसभा और राज्यसभा के बीच में जो सेंट्रल हॉल है, कांग्रेस कितनी निर्दयी थी कि उस सेंट्रल हॉल में भी बाबा साहब अंबेडकर का तेल चित्र नहीं लगाया। महर्षि वाल्मीकि, संत रविदास जी, बाबा साहब अंबेडकर के नाम से देश दुनिया में कांग्रेस सत्ता में रहते एक भी किसी बड़ी भवन का, बड़ी योजना का नाम अंबेडकर जी, रविदास जी और तथागत बुद्ध या महर्षि वाल्मीकि के नाम से नहीं रखा। देखिए, लाल सिंह आर्य जो अंबेडकर को भूलने की बात करते हैं बिल्कुल निराधार है। उनको भाजपा नेतृत्व से ये पूछना चाहिए कि उत्तराखंड में दलितों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया। क्या किसी दलित को 23-24 साल के उत्तराखंड में किसी दलित को इन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनाया? किसी दलित को इन्होंने विधानसभा अध्यक्ष बनाया? किसी दलित को इन्होंने नेता प्रतिपक्ष बनाया? ये हमने करके दिया। ये कांग्रेस पार्टी है जिसने विधानसभा अध्यक्ष भी दलित को बनाया, प्रदेश का अध्यक्ष भी दलित को बनाया और नेता प्रतिपक्ष भी दलित को बनाया। भारतीय जनता पार्टी को दलितों के बारे में बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। बताइए ना, न संगठन में आप बनाओगे, न सरकार में आप बनाओगे, न विरोध में आप बनाओगे, कब आप दलितों का उद्धार बनोगे? एक खोखला प्रेम है, दिखावा है दलित प्रेम, लेकिन दलितों को जहां जगह देने की बात आएगी उसमें नहीं बनाएंगे। बता देना कितने दलितों को जिला अध्यक्ष बना रखा है, अपने संगठन में ही बताए क्या कर रखा है दलितों के लिए। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में प्रेस ब्रीफिंग करते हुए कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया को सुगम और सरल बनाने के लिए विभिन्न ऐप और पोर्टल तैयार किए गए हैं। सुविधा पोर्टल के माध्यम से नामांकन प्रक्रिया हो सकती है। प्रचार अवधि में प्रचार की अनुमतियां, हेलीकॉप्टर की अनुमतियां, वाहनों की अनुमति, पोस्टर, बैनर, अन्य अनुमतियां सुविधा ऐप के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती हैं। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन मोड से अनुमतियों के लिए आवेदन भी कर सकते हैं और अनुमति प्राप्त भी कर सकते हैं। राज्य में सुविधा पोर्टल के माध्यम से अभी तक 2121 अनुमतियों के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं, उसमें से 1721 अनुमतियां प्रदान की जा चुकी हैं। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया को सुगम और सरल बनाने के लिए विभिन्न ऐप्स और पोर्टल तैयार किए गए हैं। उसी के अंतर्गत सुविधा एक पोर्टल उनके द्वारा तैयार किया गया है, जिसके माध्यम से निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान नामांकन की प्रक्रिया हो सकती है। इसके बाद में जो प्रचार के समय के भीतर
जो जो अनुमतियाँ होती हैं, प्रचार की अनुमति, हेलीकॉप्टर्स की अनुमति, वाहन अनुमति, पोस्टर, बैनर, यूनिपोल्स की अनुमति, ये समस्त अनुमतियाँ इस सुविधा ऐप के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती हैं। और किसी भी कैंडिडेट को या पॉलिटिकल पार्टी को कहीं पर भी फिज़िकली जाने की आवश्यकता नहीं होती है। इस पोर्टल के माध्यम से वो ऑनलाइन मोड से ही आवेदन कर सकते हैं और अनुमतियाँ भी ऑनलाइन मोड से ही प्राप्त हो सकती है। इस सुविधा पोर्टल के ऊपर अभी तक जो अनुमतियाँ प्रदान की गई हैं, इसमें 2121 अनुमतियों की रिक्वेस्ट समस्त कैंडिडेट्स अथवा उनके पॉलिटिकल पार्टी द्वारा की गई थी। उसमें से अभी तक 1721 अनुमतियाँ निर्गत की जा चुकी हैं। 360 अनुमतियाँ ऐसी हैं जो कि अभी सफिशिएंट डॉक्यूमेंट उसके साथ संलग्न न होने की वजह से अथवा सही प्रारूप पर अनुमोदन ना होने की वजह से वो निरस्त की जा चुकी हैं। इसके अलावा जो अभी शेष अनुमतियां हैं वो लंबित चल रही है, उसमें अभी कार्रवाई गतिमान है, शीघ्रता से उसमें कार्रवाई की जा रही है। उदाहरण के लिए अस्थायी कार्यालय स्थापना के लिए 374 अनुमतियाँ मांगी गई थी। वाहन संबंधित अनुमतियाँ 570 अनुमतियाँ मांगी गई थी। प्रचार सभाओं के संबंध में 166 अनुमतियाँ अभी तक मांगी गई हैं। बैठकों के संबंध में 324 अनुमतियाँ मांगी गई हैं। हेलीकॉप्टर के प्रयोग और हेलीपैड के प्रयोग के लिए 70 अनुमति अभी तक मांगी गई थी। ये सब कार्रवाई चल रही है। अनुमतियाँ निर्गत करने के संबंध में देहरादून जनपद में 306 अनुमतियाँ अब तक दी जा चुकी सर्वाधिक। हरिद्वार जनपद में 299 और उधम सिंह नगर में 288। सबसे कम अनुमतियाँ 100 से भी कम अनुमतियाँ रुद्रप्रयाग और चंपावत जनपदों में प्राप्त हुई हैं। अभी ये कार्रवाई गतिमान है। 17 तारीख तक ये कार्यक्रम चल सकते हैं। अभी तक उत्तराखंड होटल एसोसिएशन ने निर्वाचन आयोग से आग्रह किया है कि मतदाताओं को मतदान के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए ग्राहकों को 20% छूट दी जाएगी। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने कहा कि प्रदेश में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए होटल एसोसिएशन ने 20 अप्रैल को होटल और रेस्टोरेंट में आने वाले ग्राहकों को 20% छूट देने का प्रस्ताव दिया है। जल्द ही एसोसिएशन के साथ वार्ता करने के बाद मानकों के अनुसार इसकी जानकारी जारी की जाएगी। विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि राज्य में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए विभिन्न संगठनों का सहयोग किया जा रहा है। उत्तराखंड होटल एसोसिएशन ने आग्रह किया कि मतदाताओं को मतदान के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए ग्राहकों को 20% छूट दिया जाएगा। मतदान के बाद 20 अप्रैल को होटल व रेस्टोरेंट में आने वाले ग्राहकों को इस छूट का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव पर एसोसिएशन के साथ वार्ता होगी। मानकों के अनुरूप इस पर निर्णय लिया जाएगा। सुविधा और दी जाएगी। अगले दिन 20% की छूट की बात की गई है, तो आखिर वो सुविधा जो है देखिए, हमारे कुछ जनपदों में मतदान का प्रतिशत कम नज़र आता है। कई जनपदों में जहाँ शहरी क्षेत्र होता है उन बूथों पर हमेशा मतदान कम नज़र आता है। इसको बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए होटल एसोसिएशन की ओर से एक अनुरोध आया था कि उनके द्वारा जो है मतदान के पश्चात 20 तारीख को जो भी अपने हाथ पर अमित शाही का निशान दिखाता है तो उनको अपने जो भी बिल होगा उसके ऊपर 20% का डिस्काउंट दिया जाएगा। इसके संदर्भ में वो अभी हमसे आकर वार्ता करेंगे। विस्तार पूर्वक जो भी उनका प्रारूप होगा, जो सूचनाएं होंगी, वो सार्वजनिक स्वयं अपने स्तर से करेंगे। अभी वार्ता करके उनसे इसके बारे में निर्णय लिया जाएगा। उत्तराखंड के कार्यवाहक डीजीपी अभिनव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरिद्वार एनकाउंटर के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नानकमता गुरुद्वारे में बाबा तरसीम सिंह की हत्या सोची समझी साजिश के तहत की गई थी। इस पूरे हत्याकांड में पंजाब के कुख्यात अपराधी गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शामिल होने का भी शक है। हत्याकांड से पहले 7 दिन तक दोनों आरोपियों ने गुरुद्वारे की रैकी की थी। इस मामले में 11 लोगों को चिन्हित किया गया था, जिसमें एक एनकाउंटर में मारा जा चुका है, वहीं 7 को गिरफ्तार कर लिया गया है। 3 आरोपी फिलहाल फरार चल रहे हैं। डीजीपी अभिनव कुमार ने आश्वासन दिया है कि साजिश में शामिल सभी आरोपी जल्द सलाखों के पीछे होंगे। पूरी घटना में अगर हम इसके कारणों के पीछे अगर मोटिव क्या था? देखिए, अगेन क्योंकि इस घटना का जो मोटिव है और जो इसके पीछे जो मुख्य लोग हैं उन दोनों का आपस में गहरा रिश्ता है, तो अभी हम उसके बारे में ठोस जानकारी एकत्रित कर रहे हैं। और ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि
जिस तरह से इसको एक शुरू में एक ये धार्मिक भावनाओं से जोड़ के इसको दर्शाने की कोशिश की गई थी फेसबुक पोस्ट के माध्यम से, और वो बिल्कुल बेबुनियाद बात है। ऐसी ये भी मैं बता दूं कि ये इस घटना के माध्यम से हमारे प्रदेश में भी एक तरह से धार्मिक उन्माद को भड़काने की कोशिश की गई थी, और इसको जो कनाडा में और इधर पंजाब में जो हाल फिलहाल में घटनाएं हो रही थी उनसे जोड़ के, लेकिन इसका मैं अभी तक की जो हमारी विवेचना है आपको यकीन दिला, इस प्रकार का कोई वास्ता नहीं था। तो ये भी एक हमारे प्रदेश का माहौल खराब करने का एक दुस्साहस था, जिसको कि हम आने वाले दिनों में बहुत पुख्ता तरीके से एक्सपोज करेंगे कि ऐसी कोई बात नहीं। फिलहाल के लिए अपने उत्तराखंड में मेरे साथ बस इतना ही। आप बने रहे ANB न्यूज के साथ। नमस्कार।